हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं अक्टूबर मंथ का थर्ड सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर की एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 12 टॉपिक हम प्रीवियस 2 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम देखेंगे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। अभी जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है उसके बारे में एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रीजनल रूरल बैंक पर बेस्ड एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जानेंगे युवा 2.0 स्कीम क्या है। एक नेटवर्क ग्लोबल ओशियन एसिडिफिकेशन ऑब्जर्विंग नेटवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे नॉर्ड स्ट्रीम क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है एक एपेक्स बॉडी है जो कि हेड की जाती है होम मिनिस्टर के द्वारा, और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होते हैं वह इसके सेक्रेटरी होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसको फॉर्म किया गया था 1998 में, जो कि नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित जो भी मैटर होते हैं उसको डेलिब्रेट करने के लिए। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक एपेक्स बॉडी है, लेकिन इसको हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। साथ ही साथ जो इसके जो सेक्रेटरी होते हैं वे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होते हैं, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट में ये बात की गई है कि 1998 में इसको फॉर्म किया गया था फॉर नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित मैटर को डेलिब्रेट करने के लिए, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा B2 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है एक एपेक्स बॉडी है जो कि हेड की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होते हैं वह इसके सेक्रेटरी होते हैं। ये एक 3 टियर स्ट्रक्चर को कंप्राइज करती है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप SPG, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट होता है। ये इस्टेब्लिश की गई थी 1998 में, और जो इसके जो मेंबर होते हैं जिसमें होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर शामिल होते हैं। इसका जो रोल है वह यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करे जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी का कोई मैटर हो, या एनर्जी, स्पेस या एटॉमिक से संबंधित कोई थ्रेट हो, या काउंटर टेररिज्म या काउंटर इंसर्जेंसी से संबंधित कोई भी एडवाइस है वह उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराती है। तो ये था क्वेश्चन हमारा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पे बेस्ड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वच्छ सर्वेक्षण पर बेस्ड है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है 2.0 ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर से। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण है ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। इसमें अभी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण जो रिपोर्ट आई उसमें तेलंगाना ने टॉप किया लार्ज स्टेट कैटेगरी में। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है 2.0 ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण जो मिशन है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आता है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अभी जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण रिपोर्ट आई उसमें तेलंगाना ने टॉप किया अंडर लार्ज स्टेट कैटेगरी में, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा D1, 2 एंड 3। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अभी जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की एक रिपोर्ट आई जिसमें इंदौर ने फर्स्ट रैंक प्राप्त की किसके 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन सिटीज़ के कैटेगरी में, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश ने 100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज़ वाली कैटेगरी में फर्स्ट स्टेट की रैंक हासिल की। इसमें जो अवार्ड है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के द्वारा दिया गया, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा दिया गया। ये स्वच्छ सर्वेक्षण है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्बन सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस सर्वे है जो कि कंडक्ट कराया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। और ये कब से कराया जा रहा है? 2016 से कराया जा रहा है। ये पहले इसमें 73 सिटीज़ थी, लेकिन अब इसमें 4354 सिटीज़ शामिल हैं। ये एम्फेसाइज करता है एंड टू एंड डिजिटल मॉनिटरिंग को, साथ ही साथ स्वच्छ सिटी टेक्नोलॉजी चैलेंज और इनोवेशन को ये बढ़ाने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ सिटीजन एंड स्टार्टअप्स के द्वारा। और इसके अलावा जो जेंडर एंड सोशल इंक्लूजन के लिए भी काम करता है। कोविड-19 के दौरान भी इसने एक बेहतर प्रदर्शन किया। इसके अलावा भी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण की भी रिपोर्ट आई जिसमें तेलंगाना ने जो लार्ज स्टेट कैटेगरी में टॉप किया, फर्स्ट प्राइज़ हासिल किया, और इसको फॉलो किया हरियाणा एंड तमिलनाडु ने।
इसकी अगर हम बात करें तो स्वच्छ ग्रामीण जो अवार्ड है, इसमें स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन चल रहा है, उसके जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये अवार्ड दिया गया। और जो स्मॉलर स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरीज़ के बीच में अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार ने उसने फर्स्ट रैंक हासिल की। इसके बाद दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड द्वीप एंड देन सिक्किम। इसके अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण जो ग्रामीण है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2020-21 से 2024-25 तक मिशन मोड तरीके से। इसके अगर हम फंडिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें फंड शेयरिंग जो पैटर्न है सेंटर एंड स्टेट का 19-10 है। किसके लिए? नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं और हिमालयन स्टेट हैं, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर यूटी भी इसके अंतर्गत शामिल है। इसके लिए कितना है? 90 एंड 10, जिसमें 90 शेयर रहेगा सेंट्रल का, 10 शेयर रहेगा स्टेट का। और जो 60-40 है फॉर अदर स्टेट है। और जो यूटीज़ हैं, अदर यूटीज़ हैं, मतलब जम्मू कश्मीर यूटी के अलावा जो यूटी हैं उनके लिए 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा इसके अगर इवैल्यूएशन की बात करें कि स्वच्छ सर्वेक्षण में इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है, तो 40% जो इसका इवैल्यूएशन किया जाता है वो वेस्ट कलेक्शन और जो स्वीपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसके अलावा जो 30% है वो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल के लिए दिया जाता है। साथ ही साथ जो 20% है ओपन डिफिकेशन फ्री और या टॉयलेट्स के लिए, ये 20% इवैल्यूएशन इसका किया जाता है। साथ ही साथ 5% है कि आपने एजुकेशन दी, इन्फॉर्मेशन दी बिहेवियरल चेंज के लिए, तो उसके लिए 5% इसमें दिया जाता है। इसके अलावा 5% इवैल्यूएशन होता है कैपेसिटी बिल्डिंग और स्वच्छ भारत मिशन ई लर्निंग पोर्टल के लिए। इन इवैल्यूएशन के आधार पर स्टेट्स एंड जो सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग इसके अंतर्गत की जाती है। ये था हमारा क्वेश्चन स्वच्छ सर्वेक्षण से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये है कि रूरल हाउस होल्ड को इसमें से किसके द्वारा डायरेक्ट ग्रांट्स दिए जाते हैं, डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इसमें आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसमें से आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट में रीजनल रूरल बैंक ग्रांट्स प्रोवाइड कराता है, डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस देता है रूरल हाउस होल्ड को। सेकेंड में नाबार्ड के द्वारा एंड थर्ड में लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ दिस कोड्स। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट और जो थर्ड स्टेटमेंट है इसको जो है वह C1 एंड 3 ओनली होगा। जो नाबार्ड है उसके द्वारा डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कराया जाता, जबकि ये रीफाइनेंस करता है बैंक्स को डायरेक्टली, इसके द्वारा क्रेडिट असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कराया जाता। जबकि रीजनल रूरल बैंक हैं और जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है ये डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। चलिए जान लेते हैं 1 बाय 1 करके इनको। जो रीजनल रूरल बैंक है ये सेटअप किए गए थे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रीजनल बेस्ड रूरल लैंडिंग के लिए, जो कि रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 के अंतर्गत इनको इस्टेब्लिश किया गया था। इनका जो मिशन है रीजनल रूरल बैंक का कि जो क्रेडिट नीड्स है, जो कि अनसर्व्ड सेक्शन है, जो रूरल एरिया है वह अनसर्व्ड सेक्शन के रूप में रह गया है, उसके लिए क्रेडिट नीड्स को फुलफ़िल करना। और साथ ही साथ जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, एग्रीकल्चर लेबरर हैं और जो कि सोशियो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है हमारी कंट्री के, उनके लिए फ़ंड प्रोवाइड कराना इन रूरल एरिया। अगर हम इसमें शेयर होल्डिंग की बात करें तो इसमें 3 शेयर होल्डर हैं जिसका रेशियो है 50, 35 एंड 15। 50 रेशियो है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का एंड 35 जो रेशियो है वह स्पॉन्सरिंग बैंक का और जो 15 जो रेशियो है वह स्टेट गवर्नमेंट का है। इसके अलावा इस एक्ट को जो 1976 का जो एक्ट है इसको अमेंड किया गया है 2015 में, जिसमें रीजनल रूरल बैंक को परमिट कर दिया गया कि वे अपनी कैपिटल को रेज कर सकते हैं किस सोर्स से अलग, कि सेंटर, स्टेट और जो स्पॉन्सर बैंक है इससे अलग वे अपने सोर्स को जनरेट कर सकते हैं, कैपिटल रेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं ये टारगेट करते हैं 75% इनको देना पड़ता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए, जिसमें आपके एग्रीकल्चर, MSME और एजुकेशन, हाउसिंग है, इस तरीके के सेक्टर आते हैं। तो ये रूरल एरिया में डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस प्रोवाइड कराने का काम करता है, इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सेकेंड अब देखते हैं नाबार्ड के बारे में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के बारे में। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इस्टेब्लिश की गई थी 1982 में शिव रमन कमेटी की सिफारिश पे। इसका जो पार्लियामेंट में जो एक्ट बनाया गया था 1981 में ये एक्ट तैयार किया गया और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर डेवलपमेंट ऑफ जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं और साथ ही साथ जो विलेज के अंतर्गत रूरल प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। जो ये प्रोवाइड कराती है रीफाइनेंस सपोर्ट, ये डायरेक्ट फाइनेंस नहीं देती, जबकि ये रीफाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड कराती है फॉर बिल्डिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ ये डायरेक्टली कोई रूरल हाउस होल्ड्स को
फाइनेंस प्रोवाइड नहीं कराती। इसके अलावा ये प्रिपेयर करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रेडिट प्लान्स को, जो कि गाइड करते हैं और मोटिवेट करते हैं जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उनको टारगेट अचीव करने के लिए। इसके अलावा हम देख लेते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक के बारे में। ये क्वासी कॉमर्शियल बैंक होते हैं जो कि रजिस्टर्ड होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत। ये एक एसोसिएशन होता है बोरोअर्स का, साथ ही साथ इसमें नॉन बोरोअर्स भी एसोसिएट हो सकते हैं। ये एक प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पे ये काम करता है। इसके अलावा इसमें जो सारे जो लैंड ऑनर्स हैं वे इसके मेंबर बन सकते हैं, साथ ही साथ ये फंड को बोरो कर सकते हैं बाय द मॉर्टगेजिंग द लैंड। इसके अलावा जो प्रिंसिपल जो बोरोअर्स होते हैं इसके अंतर्गत वो इनरोल किए जाते हैं ए क्लास मेंबर के रूप में। साथ ही साथ इसके अलावा जो बोरोअर्स होते हैं उनको किया जाता है बी क्लास मेंबर के रूप में। तो इसलिए ये डायरेक्ट असिस्टेंस का ये भी काम करता है, तो इसके अंतर्गत ये ऑप्शन भी लैंड डेवलपमेंट बैंक ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया रीजनल रूरल बैंक पे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन युवा 2.0 स्कीम से संबंधित है, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स के बारे में, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी इसको रिसेंटली लॉन्च किया है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये ऑथर मेंटरशिप प्रोग्राम है जो कि ट्रेन करता है यंग एंड बडिंग ऑथर्स को, जो कि कितने 35 ईयर से कम होने चाहिए। इसके अलावा इसके फेज वाइज एग्जीक्यूशन के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो चलिए इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया है। ये एक ऑथर का मेंटरशिप प्रोग्राम है जो कि ट्रेन करता है यंग एंड बडिंग ऑथर्स को, लेकिन ये बिलो 30 ईयर्स है ना कि 35 ईयर्स। और जो थर्ड है कि नेशनल बुक ट्रस्ट है वह इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट सेकंड रॉन्ग हो गया, फर्स्ट रॉन्ग हो गया, तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। यह स्कीम है, इसका जो एम है कि 75 जो एस्पायरिंग राइटर्स को जो कि 30 साल से कम के हों, जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें और साथ ही साथ जो हमारा प्रोजेक्ट इंडिया है इसके कल्चर को, इसके लिटरेचर को ग्लोबली एक्सप्रेस कर पाएँ। इसके अलावा जो ये इसमें 75 ऑथर्स को सिलेक्ट किया जाएगा, किस कॉन्टेक्ट एक कॉन्टेक्ट रखा जाएगा MyGov पोर्टल के द्वारा, और इसमें सिटीजन इंगेजमेंट भी इसको प्रोवाइड कराई जाएगी जिससे अधिक लोग इसको पार्टिसिपेट करें और उसमें से 75 ऑथर्स को उसमें से सिलेक्ट किया जाए। और इसमें जो कंसोलिडेटेड जो स्कॉलरशिप दी जाएगी वह दी जाएगी 50,000 पर मंथ, और कितने महीने तक, 6 मंथ तक इनको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी अंडर दिस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत। इसका जो एम है कि जो आपके जो ऑथरशिप हैं उसको एक प्रेफर्ड ऑप्शन प्रोफेशन के रूप में बनाएं और साथ ही साथ उसको एक जॉब ऑप्शन के रूप में चूज़ करें। इसके अलावा भी जो कोविड-19 के कारण जो साइकोलॉजिकल पुश करना कि इस तरीके के जो यंग माइंड्स हैं वे इस तरीके से राइटिंग फील्ड्स में आए जिससे वह लोगों को मोटिवेट कर सकें। इसके अलावा जो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एंड एग्जीक्यूशन एजेंसी है वह इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल बुक ट्रस्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसका गठन 1957 में किया गया था। ये इंश्योर करती है इसके फेज वाइज एग्जीक्यूशन को। फेज 1 में क्या कराया जाएगा, इनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे 75 जो कैंडिडेट सिलेक्ट होने हैं उनकी फर्स्ट फेज में ट्रेनिंग कराई जाएगी। साथ ही साथ सेकंड फेज में जो बुक लिखी जाएगी उन राइटर्स के द्वारा उनको पब्लिश करेगा नेशनल बुक ट्रस्ट, और उनको जो रॉयल्टी प्रदान करेगा उस बुक के लिए 10% ऑथर्स को प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जो बुक होगी पब्लिश होगी की जाएगी और अन्य लैंग्वेज में भी उसको ट्रांसलेट किया जाएगा, जिससे हमारा जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो कॉन्सेप्ट है, यूनाइटेड भारत का जो कॉन्सेप्ट है उसको बढ़ाया जा सके। तो ये था हमारा क्वेश्चन युवा 2.0 स्कीम से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक नेटवर्क ग्लोबल ओशियन एसिडिफिकेशन ऑब्जर्विंग नेटवर्क के बारे में है, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि ग्लोबल ओशियन एसिडिफिकेशन ऑब्जर्विंग जो नेटवर्क है वह कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल नेटवर्क है जो कि डिटेक्ट करता है जो ओशन एसिडिफिकेशन और जो एस्चुरियन जो कोस्टल जो ओपन ओशन एनवायरनमेंट है उसमें ओशियन एसिडिफिकेशन को। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2012 में, जो कि नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ मिली हुई हैं जिसमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी शामिल है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर।
इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये ओशियन एसिडिफिकेशन को डिटेक्ट और अंडरस्टैंड करने के लिए एक ऑर्गेनाइज कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल नेटवर्क है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में इसको 2012 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये स्टेटमेंट भी इसमें करेक्ट है, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। अभी रिसर्चर की टीम ने अभी जो वेस्टर्न पार्ट है आर्कटिक ओशियन का, उस पर उसकी एसिडिटी को उसको देखा कि उसकी एसिडिटी को डिस्कवर करने की कोशिश की, तो उन्होंने पाया कि ये इंक्रीज हो रही है 3 to more टाइम फास्टर देन अदर ओशियन। साथ ही साथ उस टीम ने आइडेंटिफाई किया कि जो आइस जो मेल्ट हो रही है और जो ओशन का एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है वह एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। इन्होंने इसकी थ्योरी ऐसे दी कि एक जो वाटर है, एक सी वाटर है, उसके अंदर का जो आइस होती है वह डेफिशिएट होती है कार्बन डाइऑक्साइड से, और जब वह मेल्ट होती है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड का उसका एक्सपोजर होता है, जिससे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ने लगती है। और जब ये मेल्टिंग वाटर जो सी वाटर होता है उसके साथ मिलता है तो वह उसको लाइटर फॉर्म बना देता है, जो कि जो डीप वाटर होता है उसके साथ इफ़ेक्टिवली वो मिक्स नहीं हो पाता, जिससे जो सरफेस की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती, और जो सरफेस पर ही ये एक पूरी तरीके से कंसनट्रेट हो जाती है। इस सरफेस पे कंसनट्रेशन बढ़ने के कारण CO2 का इस वाटर में जो कार्बोनेट आयंस होते हैं उसको वह इफ़ेक्टिवली बाइकार्बोनेट्स में कन्वर्ट नहीं कर पाता, और जिसके कारण से उसकी जो एसिडिफिकेशन है वह इंक्रीज हो जाता है। इस रिसर्च के द्वारा टीम ने एक आइस की मेल्ट को ओशियन एसिडिफिकेशन से कोरिलेट करने की कोशिश की। इसमें अगर हम बात कर लें तो ओशियन जो एसिडिफिकेशन होता है वह रेफर करता है रिडक्शन टू द pH वैल्यू ऑफ द ओशियन वाटर, जो कि एक्सटेंडेड रहता है पीरियड ऑफ टाइम, और जो इसका जो प्राइमरली कॉज होता है कि वह CO2 को अपटेक करता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इसके अगर हम इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो ये जो लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जो भी स्पीसीज हैं, सी क्रिएचर्स हैं, उनके लिए। साथ ही ये हेल्दी ओशियन जो होता है उसके लिए एक खतरा उत्पन्न करेगा। इसके अलावा हम ग्लोबल ओशियन एसिडिफिकेशन ऑब्जर्विंग नेटवर्क के बारे में बात करें तो ये एक कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल नेटवर्क है जो कि डिटेक्ट करता है एंड अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है ओशियन एसिडिफिकेशन को, जो कि एस्चुरी, कोस्टल, ओपन ओशन एनवायरनमेंट में होता है। इसके अलावा ये इम्पैक्ट जो मराइन इकोसिस्टम को भी फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि ओशियन एसिडिफिकेशन का मराइन इकोसिस्टम पर किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा। इससे संबंधित में इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल कराता है। ये इस्टेब्लिश किया गया था 2012 में, टुगेदर विद नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ सम्मिलित हैं, और इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वह भी इसके अंतर्गत शामिल है। तो ये क्वेश्चन हमने ग्लोबल ओशियन एसिडिफिकेशन ऑब्जर्विंग नेटवर्क पर बेस्ड डिस्कस किया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नॉर्ड स्ट्रीम से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि नॉर्ड स्ट्रीम जो बन है वो कंप्लीट हुई थी 2011 में, और जो किसके बीच में, ब्योबर्ग इन लेनिनग्राड जो रसिया है उससे लंबिन नियर जो ग्रिफ्सवॉल्ड जर्मनी है उसके बीच में है। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये एक सेकंड जो 1200 किलोमीटर की पाइपलाइन है जो कि रन करती है उस्टलुगा से रसिया से ग्रिफ्सवॉल्ड जर्मनी के बीच में इन द बाल्टिक सी। जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 के बारे में बात कर रहा है। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया कि जो नॉर्ड स्ट्रीम जो क्रॉस करती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है उस किसके, डेनमार्क से। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 है ये कंप्लीट हुई थी 2011 में, और जो ब्योबर्ग इन लेनिनग्राड से कहाँ तक है, लंबिन इन ग्रिफ्सवॉल्ड तक, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है 1200 किलोमीटर की पाइपलाइन है जो कि उस्टलुगा रसिया से ग्रिफ्सवॉल्ड इन जर्मनी तक है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और जो डेनमार्क और उससे पास के कई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं उससे ये नॉर्ड स्ट्रीम क्रॉस करती है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा D 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। इसमें जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 है, ये नॉर्ड स्ट्रीम 1 ये रसिया के ब्योबर्ग से लेकर ग्रिफ्सवॉल्ड जर्मनी तक है। इसके अलावा अगर हम नॉर्ड स्ट्रीम 2 की बात करें तो ये रसिया के उस्टलुगा से लेकर ये जर्मनी के ग्रिफ्सवॉल्ड तक ये गैस पाइपलाइन है। इसके अलावा हम देखें
तो अभी इसमें ये रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में ये रहा कि जो नॉर्ड स्ट्रीम है इसमें 4 लीक्स आइडेंटिफाई किए गए इन द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ बिटवीन रसिया एंड यूरोप। जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 है ये कंप्लीट हुई थी 2011 में बियोबोर्ग से आपका ग्रिफ्सवॉल्ड तक। साथ ही साथ इसका जो मेजॉरिटी ओनरशिप है वह रसिया की जो स्टेट ओन गैस कंपनी है गैज़प्रोम उसके पास है। इसके अलावा जो ब्लूमबर्ग ने अभी जो इसके ब्लूमबर्ग के अनुसार अगर देखा जाए तो जो रसिया यूक्रेन जो वॉर चल रही है उससे पहले 40% ऑफ द यूरोप की जो गैस थी इस गैस पाइपलाइन से आती थी, जो कि अब कितनी रह गई है 9%। नॉर्ड स्ट्रीम 2 की अगर हम बात करें तो ये 1200 किलोमीटर की पाइपलाइन है जो कि उस्तलुगा से आपके ग्रिफ्सवॉल्ड जर्मनी तक है और ये बाल्टिक सी से होकर गुजरती है। ये इसकी जो कैरी करती है 50 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ द गैस पर ईयर। इसके अलावा हम बात करें तो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जो कि 200 नॉटिकल माइल तक होता है, इसमें सेवरल कंट्रीज़ के ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स को ये नॉर्ड स्ट्रीम कवर करती है, जिसमें रसिया एंड आपका फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क एंड जर्मनी आता है। इसके अलावा टेरिटोरियल वाटर जो कि आपका 12 नॉटिकल माइल तक होता है उसके भी कई कंट्रीज़ को कवर करती है, जिसमें रसिया तो है ही, साथ ही साथ जर्मनी भी है, डेनमार्क भी इसके अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा हम इसमें स्कैंडिनेवियन और नॉर्डिक एंड बाल्टिक कंट्रीज़ के बारे में जान लेते हैं। अगर हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बात करें तो नॉर्वे, स्वीडन एंड जो डेनमार्क है ये स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं। इसके अलावा हम इसमें नॉर्डिक नेशन की बात करें तो इसमें नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क तो शामिल है ही, साथ ही साथ आइसलैंड एंड फिनलैंड भी शामिल हो जाते हैं। इनको हम नॉर्डिक नेशन कहते हैं 5 कंट्री को। इसके अलावा जो बाल्टिक कंट्रीज़ हैं उसमें इस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया आती है। तो ये था क्वेश्चन हमारा नॉर्ड स्ट्रीम से संबंधित। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।